हेलो दोस्तों, क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होती क्यों है। हमने पिछले पार्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा क्रिएट करता है। जब डीएनए कंबाइन होते हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल से, तो वो डाइवर्सिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दो जगह से गैमेट्स कॉपी होंगे, दो जगह से डीएनए कॉपी होकर के आने वाले हैं, तो दोनों में एरर्स होंगे। अब अगर दोनों में एरर्स होंगे तो दोनों एरर्स कंबाइन हो जाएंगे और जो ओवरऑल एरर है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण ज्यादा वेरिएशन होगा और ज्यादा वेरिएशन सर्वाइवल के चांसेस को ज्यादा बढ़ा देगा। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो कंट्रोल ऑफ डीएनए। इसको इस चीज से समझते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर नंबर मान लेते हैं 10। ठीक है, 10 डीएनए एक जगह से आने वाले थे, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी 10 डीएनए आ जाएंगे, तो टोटल तो 20 डीएनए हो जाएंगे। फिर अगली जनरेशन में 20 आ जाएंगे तो 40 डीएनए हो जाएंगे। तो ऐसे तो हर जनरेशन में जो डीएनए है वो डबल होते जाएगा। तो अपने को यहाँ पर डीएनए में कितने डीएनए आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया मेथडोलॉजी होता है। ठीक है, इस मेथड को समझते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से इस चीज को कंट्रोल करती है। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, अगर विदाउट कंट्रोल हम देखें तो डीएनए जो है वो हर एक जनरेशन में डबल होते जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि एक स्पेशल टाइप के जर्म सेल्स, ठीक है, और ये जो स्पेशल टाइप के जर्म सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। ये जो गैमेट्स होते हैं ये हाफ ऑफ डीएनए होते हैं, इनको हम हैप्लॉइड भी कहते हैं। तो अब क्या करेगा, एक मेल बॉडी हैप्लॉइड क्रिएट करेगा, एक फीमेल बॉडी फिर वो भी एक हैप्लॉइड क्रिएट करेगा। दोनों बॉडी से एक एक हैप्लॉइड्स आएंगे जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलेंगे, और ये दोनों हैप्लॉइड्स जो हैं ये मिल करके एक डाइप्लॉइड बना लेंगे। डाइप्लॉइड मतलब दो दो हैप्लॉइड्स जब मिलेंगे तो डाइप्लॉइड बन जाएगा और यहां से डीएनए वापस से बराबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 10-10 का एग्जांपल बताया था, तो मान लीजिए 10 डीएनए जो है डीएनए के 5-5 स्ट्रैंड्स मिलकर के बना रहे होंगे, तो वो हाफ हुआ, हैप्लॉइड बना लिया, तो क्या हुआ, 5 यहां से आया, 5 यहां से आया, मिलकर के वापस 10 हो गए। तो इस तरीके से जब नेक्स्ट जनरेशन आते जाएगी तो वहां पर डीएनए डबल नहीं होगा। तो ये उसका सोल्यूशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद नॉर्मली वो वापस से अपने लेवल्स को रीस्टोर कर लेता है। अगर अपन थर्ड देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो जर्म सेल्स आते हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड गैमेट्स भी हम कह सकते हैं, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म जो है ये मेल हैप्लॉइड है और ये छोटे साइज का होता है और ये मोटाइल होता है, ये मूव हो सकता है। अगर अपन दूसरा स्पेशलाइज्ड गैमेट देखेंगे तो वो होता है एग, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये लार्ज होता है और ये एनर्जी को, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। तो क्या हो गया, हमारे पास दो तरीके के जर्म सेल्स हो गए, एक हो गया स्पर्म, दूसरा हो गया एग। अब समझते हैं आगे की चीजों को। आगे की चीजों में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कभी कभी एंजियोस्पर्म्स नाम से भी आता है। ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे और जो सीड्स क्रिएट करेगा, वहां से नए प्लांट्स आएंगे। इस तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन एंजियोस्पर्म्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर का डायग्राम है। इसमें नीचे देखिए ये जो छोटी छोटी ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। और यहाँ पर ये जो पत्तियां दिख रही हैं रेड पिंक टाइप की, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। तो अगर आपके पास, आप एक देवी फूल को देखोगे, ठीक है, या फिर अगर आप एक रोज के फ्लावर को देखोगे, तो नीचे जो ग्रीन ग्रीन छोटी पत्तियां होती हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल्स। और एक्चुअली जो फूल की पंखुड़ियां हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, पेटल्स। अब यहां पर आप देखिए कि दो पार्ट्स है। एक जो पार्ट है वो यहां बीच में ये मोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक, और एक जो है ये छोटी छोटी डंडियों के ऊपर ये वाला लगा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से ये वाला जो मोटा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, जिसमें के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, जो कि ये ऊपर वाला होता है, और एक जो ये नीचे का थिक वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
अगर अपन मेल पार्ट की बात करें तो ये जो पतली पतली यहाँ पे डंडियों जैसी फिलामेंट्स जैसी दिख रही हैं और इन फिलामेंट्स के ऊपर ये गोल गोल सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टामेन। पूरे को क्या बोलते हैं? स्टामेन। ये दो पार्ट से बना हुआ है। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो डंडी डंडी जैसा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये मिलाकर के क्या बनता है? स्टामेन। और स्टिग्मा और ओवरी ये मिलाकर के क्या बनता है? पिस्टल। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन को समझेंगे कि वो क्या काम आते हैं। ठीक, पेटल्स और सेपल्स के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टैमेन क्या होता है। स्टैमेन जो था, ठीक है, वो ये जो मेल वाला पार्ट था इसको हमने स्टैमेन बोला था। तो स्टैमेन का अगर अपन डिस्क्रिप्शन देखें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। सेकेंड चीज, ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो कि येलो पाउडर जैसे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये तो हो गया फिलामेंट, ठीक है, और यहां पर देखिए ये वाले में ये जो छोटे छोटे बिंदी दिख रही है, ये इस तरीके से येलो येलो डॉट्स बनी हुई है। ठीक है, और ये जो येलो पाउडर बना हुआ है ना इसके अंदर, येलो पाउडर, इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है इसके अंदर? पॉलन ग्रेन। और वो पॉलन ग्रेन जो होता है उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है, जो मेल जर्म सेल है, वो उसी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम पिस्टल बोलते हैं या फिर अपन कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक, तो कार्पेल जो है वो सिंगल को बोलते हैं, कभी कभी फ्लावर्स में उसका कलेक्शन होता है उसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। तो आपको दोनों का सेम डिस्क्रिप्शन लिख के आना होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। अब इस चीज को समझते हैं। ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। ये जो पूरी नीचे जो ऐसे डंडी आ रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट इसको हम बोलेंगे स्टाइल, और ये जो बड़ा सा है इसको हम बोलेंगे ओवरी। तो दिस इज पार्ट नंबर 1 स्टिग्मा, दिस इज पार्ट नंबर 2, ये पूरा का पूरा, ठीक है, यहां से यहां तक दिस इज स्टाइल, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है थर्ड नंबर, दिस इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और हर एक ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ओव्यूल। अब होता क्या है आगे, इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स था उसके पास मेल गैमेट था, मेल जर्म सेल था, और जो ओव्यूल था वो फीमेल जर्म सेल है उसके पास है। तो एक जर्म सेल को दूसरे जर्म सेल तक फ्लावर में पहुंचाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो पोलन है वो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो पोलन होगा वो इसके स्टिग्मा में चले जाए और यहां से होते हुए वो इसके ओवरी में चले जाए, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब दो अलग अलग पेड़ या फिर एक ही पेड़ के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ये पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? विंड, वाटर, एनिमल्स, इन सब के थ्रू जो है ये पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि विंड, वाटर या एनिमल जैसे फैक्टर्स के कारण एक पर्टिकुलर जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है कुछ उड़ करके गए, स्टिग्मा में चिपके, वहां से वो ओव्यूल तक पहुंच गए। ठीक है, अब हो गया क्या? वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? तो ये देखिए पोलन ग्रेन यहां पर आया। अब ये पोलन ग्रेन ये जो ट्यूब्स बना रहा है ना, इन पोलन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब्स। क्या एक ही ट्यूब बन सकती है? नहीं, मल्टी, जैसे यहाँ पर देखो दो ट्यूब्स बन रही है, ये है ट्यूब नंबर 1, ये है ट्यूब नंबर 2। अब कोई एक ट्यूब होगी जो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जाकर के घुस जाएगी। ठीक, अब ये जो अंदर में दिख रहा है ये क्या है? ये है फीमेल जर्म सेल, और ये पोलन ग्रेन जो है इसके पास क्या है? मेल जर्म सेल। ठीक, स्टिग्मा में ये चिपका कैसे? तो ये जो ऊपर की सरफेस होती है ना ये काफी चिपचिपी होती है, और पोलन ग्रेन जो होता है वो भी काफी स्टिकी होता है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब हुआ क्या? स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक चले गया, वहां पे वो ओव्यूल के पास रीच कर गया। जैसे ही दोनों जर्म सेल्स आपस में मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताता है दोस्तों कि जो पोलन ट्यूब्स हैं वो ग्रो होती हैं स्टाइल से, और वो कहाँ पहुंच जाती हैं? ओवरी तक। अब जो मेल जर्म सेल है वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट, जो कि कौन सा था? ओव्यूल के साथ, और क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। मतलब जो मेल फीमेल का जो जर्म सेल था वो जब मिल जाता है तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और यहां से फिर सीड फॉर्मेशन शुरू होता है। अब दो पार्ट थे, एक पार्ट था ओव्यूल और एक पार्ट था ओवरी।
ठीक है, ये जो अंदर का पार्ट था ओव्यूल, ये जो पूरा पार्ट था ये क्या था, ओवरी। तो दोस्तों ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये बन जाएगा फ्रूट, और उसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है ये बन जाएगा सीड। ठीक है, तो जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा जिसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, और ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये फ्रूट बन जाएगा जो कि इस सीड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे ही ये वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो पेटल्स थे, जो सेपल्स थे, जो स्टैमेन था, वो सब का सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो गिर जाएगा, झड़ जाएगा। तो पहले क्या बनेगा, पहले फ्लावर उगेगा, फ्लावर से क्या आएगा, फ्रूट, जिसके अंदर क्या होगा, सीड होगा। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस यहां पर रह गया, दैट इज जर्मिनेशन। अब समझते हैं कि ये जर्मिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जो सीड है, ठीक है, यहां पर मैंने एक कॉटिलेडन लिया है। ठीक है, ये जो बेसिकली ये डाइकॉट है जिसके दो पार्ट्स हैं, जैसे कि ऐसे सीड्स जो कि दो पार्ट्स में ऐसे सीड्स टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने छोले के चने को देखा होगा तो वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, तो ऐसे जो भी सीड्स होते हैं जो दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, इनको अपन डाइकॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉटिलेडन, ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं इनको अपन कॉटिलेडन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, इसके बीच में ये छोटा सा पेड़ उगना यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट होना शुरू हो रहा है। इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको अपन प्लूम्यूल बोलते हैं, जो कि बाद में जाकर के शूट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब ये छोटे से पौधे में ग्रो करेगा तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, शूट बोलेंगे, जो कि जमीन के ऊपर आने वाला है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये जाकर के वक्त के साथ रूट बनाने वाला है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं, जो कि बाद में किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो सीड क्या होता है, सीड जो है वो सीडलिंग में चेंज हो जाता है जब भी उसको सही कंडीशंस, सही टेम्परेचर, सही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वाटर, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो सीड जो है वो सीडलिंग में चेंज हो जाता है। यहाँ से ये इसमें चेंज होगा और ये फर्दर जाकर के पूरा का पूरा प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से फ्लावर्स जो हैं या फिर जो एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ और समझते हैं कि ह्यूमंस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अगर अपन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर बार बार आपको एक वर्ड सुनाई देगा जो कि है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जब ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो शुरू हो जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ये एक ऐसा टाइम है जिसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो गैमेट्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो इस केपेबल हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर अपन कुछ कॉमन चेंजेस की बात करें तो ह्यूमंस में जो कॉमन चेंजेस आते हैं वो होते हैं हेयर ग्रोथ, जैसे कि आर्म पिट्स में या फिर जो जेनिशियल एरियाज होते हैं, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके पास क्या होता है कि हेयर्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है। उनकी स्किन जो है वो थोड़ी ऑयली हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, हाइट और वेट जो है वो अचानक से बढ़ने लगता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही पाए जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अगर अपन प्यूबर्टी इन बॉयज की बात करें तो प्यूबर्टी इन बॉयज एट द एज ऑफ 13 टू 14 शुरू होता है। अब क्या ये एक फिक्स्ड एज है, तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर जल्दी शुरू हो जाए, 4-6 महीने साल भर लेट भी हो सकता है, बट अगर अपन एक एवरेज देखें तो वो 13 टू 14 ईयर्स की एज में ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अगर अपन बॉयज में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे तो वो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिस। बाद में अपन इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, ये स्पर्म जो कि बेसिकली मेल जर्म सेल है, मेल गैमेट है, इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, इनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। साथ ही एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के डेवलप होने के कारण बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बॉयज में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस वाला जो एरिया है और ये जो पेनिस वाला जो एरिया है, ये एज कंपेयर टू प्यूबर्टी के पहले वाली एज ये ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इनलार्ज हो जाता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड इंक्रीज्ड मसल्स डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जो कंधे होते हैं वो काफी चौड़े हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसका फेस आपको ना भी दिखाऊं और सिर्फ इस बॉडी को दिखाऊं तो आपको बॉडी को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये एक मेल बॉडी है कि फीमेल बॉडी है, क्योंकि जो बॉयज होते हैं उनके कंधे कंपैरेटिवली चौड़े होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल बॉडी। तो क्या होता है दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं और जो मसल डेवलपमेंट होता है वो काफी ज्यादा उनके में बढ़ जाता है। लड़कों की जो आवाज है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। साथ में जो है प्यूबिक हेयर्स और कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स ग्रो होने शुरू होते हैं फेस पे, आर्मपिट्स पे और चेस्ट पे। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, अंडर आर्म्स पे बाल आने लगते हैं, पेट के चारों साइड बाल आने लगते हैं, ठीक है, चेस्ट में बाल आने लगते हैं। तो ये जो कॉमन चेंजेस है, प्यूबिक एरियाज में बाल आने लगते हैं, तो ये सब प्यूबर्टी के कारण हो रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण हो रहा है। साथ ही साथ इंक्रीज इन हाइट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्यूबर्टी की एज के बाद लड़कों की हाइट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के एज में जो लड़कों की हाइट में जो रैपिड चेंज आता है ये भी टेस्टोस्टेरोन इनिशिएट करता है, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्यूबर्टी के कारण आते हैं, किसमें, बॉयज में। नेक्स्ट अगर अपन प्यूबर्टी इन गर्ल्स की बात करें तो प्यूबर्टी इन गर्ल्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली बॉयज की तुलना में जल्दी शुरू होती है। इसकी जो एज है वो 10 to 12 है। जो गर्ल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। अभी जब अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे ओवरीज कहाँ है, कैसा है, किस तरीके से है, ठीक है। ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, जिसको अपन आम भाषा में एग भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोएस्ट्रोजन। तो अगर आपको हार्मोन्स की बात की जाए तो मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल बॉडी में कौन सा रिलीज हो रहा था, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन, ठीक। अब कुछ ये जो एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन है इसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रो होने शुरू होते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो लड़कों में क्या है, चेस्ट, लड़कियों में क्या है, ब्रेस्ट। नेक्स्ट जो देखें दैट इज ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर उनको हेयर्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं वो आर्मपिट्स में भी ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस होता है। अब ये पेल्विस क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो ये वाली जो बोन है, ठीक है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विस बोन। ये बेसिकली क्या करती है, अपर हाफ को लेग्स वाले हाफ के साथ जोड़ने का काम करती है। अब ये जो पेल्विस बोन होती है ये फीमेल्स बॉडी में थोड़ी सी चौड़ी होने लगती है एज कंपेयर टू मेल बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल बॉडी इस तरीके से डेवलप्ड होती है कि आगे जाकर के उनको बेबी कैरी करना होता है, और बेबी वो कैरी करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए पेल्विस बोन में, क्योंकि वो बच्चा इतने महीने तक जो है वो गर्भ में रहने वाला है। तो इसके लिए पेल्विस बोन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, प्यूबर्टी की एज के बाद जो ये पेल्विस बोन है वो गर्ल्स में ब्रॉड होनी शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन। अब ये मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन के बारे में अपन कमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। उसकी शुरुआत कहाँ होती है, वो प्यूबर्टी के टाइम से शुरू हो जाती है। साथ में इंक्रीज इन फैट, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे फैट जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे कि अगर आप थाइज देखेंगे तो गर्ल्स की थाइज जो है वो कंपैरेटिवली थिकर होती हैं एज कंपेयर टू बॉयज की थाइज। वैसे ही शोल्डर है, बटक्स हैं, या फिर जो फेस है इस पे धीरे धीरे फैट इकट्ठा होना शुरू होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन के कारण इनिशिएट हो रही हैं। और ये जो सारे फीचर्स हैं ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज प्यूबर्टी इन गर्ल्स, ठीक। तो अगर आप चाहो तो एक कंपैरेटिव डेटा भी बना सकते हो कि प्यूबर्टी बॉयज में कब आ रही है, गर्ल्स में कब आ रही है, मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्मोन्स कौन से हैं, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है समझते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। तो अब यहां पर एक टॉपिक है जिनको हम बोल सकते हैं जर्म सेल ट्रांसफर। अब अगर अपन जर्म सेल की बात करें तो दो जर्म सेल थे, ठीक। दो बॉडी थी, एक थी मेल बॉडी और एक थी फीमेल बॉडी। मेल बॉडी में जो जर्म सेल था वो क्या था, वो था स्पर्म, और फीमेल बॉडी में जो जर्म सेल था वो क्या था, ओवा, जिसको अपन एग भी बोल रहे थे। अब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की जरूरत होती है जिनकी मदद से इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। अब अगर आप मेल बॉडी में देखोगे तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये जिस ऑर्गन के कारण होगा वो क्या होगा, वो होगा
पेनिस। अब ये जो पेनिस होता है ये एक तरीके का इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्टाइल ऑर्गन? ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियली अपन देखें तो यहाँ पर जो पेनिस है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो जब इसके अंदर ब्लड फ्लो कलेक्ट हो जाएगा तो ये जो पेनिस है ये सीधा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? इसको बोलते हैं इरेक्शन हो जाना। और जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो जो है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये वापस की नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है कि जो पेनिस है ये इरेक्टाइल ऑर्गन है और ये इरेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि जर्म सेल ट्रांसफर हो सके। क्यों जर्म सेल को ट्रांसफर करना है? क्योंकि कैसा फर्टिलाइजेशन होना है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें फीमेल में, तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। इसके अलावा फीमेल्स में एक और पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चा जब पैदा होगा तो उसको खाना नहीं आता है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, मिल्क देना पड़ता है। तो ये जो मिल्क है ये कहाँ से आएगा? ये ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट में से मिल्क आएगा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एक एक पार्ट को समझते हैं और फिर समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे पहला अगर अपन पार्ट देखेंगे तो वो है टेस्टिस। ठीक, ये जो टेस्टिस है ये बॉल्स के जैसे होते हैं और ये 2 इन नंबर्स होते हैं। ये टेस्टिस एक आउटर बैग के अंदर होते हैं और ये जो बैग है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है ताकि ये प्रॉपर्ली टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। बॉडी का टेम्परेचर टेस्टिस के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो ये स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर होता है। ये जो टेस्टिस है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि मेल गैमेट है। यहां से स्पर्म इस पाइप के थ्रू होते हुए इधर जाता है। इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है वास डेफरेंस। अब इसका एक दूसरा पार्ट देखो, ये ऊपर से दिख रहा है आपको यूरेटर। यूरेटर अपन ने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम के बारे में। जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था किडनी से 2 पाइप्स आती हैं जिसको अपन यूरेटर बोलते हैं और वो जा करके एक ब्लैडर में जुड़ जाती है जिसको अपन यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन इस पाइप से होता हुआ यहां से बाहर चले जाता था। ठीक, इस पाइप को अपन यूरेथ्रा बोलते थे। अब ये पाइप और जिस पाइप से ये स्पर्म बाहर जाने वाला है ये दोनों ही पाइप सेम है जिसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। अब होगा क्या कि जो स्पर्म है वो इनके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरे का नाम अगर अपन देखें तो दूसरे का नाम है सेमिनल वेसिकल। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये जो सेमिनल वेसिकल है ये बहुत सारे टाइप के फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म के साथ मिल करके उसको और ज्यादा मोटाइल बना देता है ताकि वो इजिली मूव कर सके और वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे ताकि वो 4 से 5 दिन तक यूट्रस के अंदर अलाइव रह सके। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म है जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड्स जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं ये कलेक्ट होते रहता है और स्टोर्ड रहता है। जो स्पर्म है जो कि बाकी दोनों ग्लैंड्स से मिले हुए फ्लूइड्स के साथ मिल जाता है और वो बॉडी में स्टोर होते रहता है, जो कि टाइम टू टाइम किस पाइप से रिलीज होता है? वो यूरेथ्रा पाइप से रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है इस पार्ट को हम पेनिस बोलते हैं। इस पेनिस जो है ये एक तरीके का इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर बोन नहीं है बट इसके अंदर जो मसल्स हैं वो इरेक्टाइल मसल्स हैं जो कि ब्लड एक्यूमुलेट कर लेती हैं। ब्लड एक्यूमुलेशन करने के कारण ये जो पेनिस है ये इरेक्ट हो जाता है और जैसे ही वो ब्लड फ्लो वापस से वहां से हट जाता है या फिर जो ब्लड एक्यूमुलेशन है वो वापस से वहां से हट जाता है तो ये वापस नीचे आ जाता है। ये जो इरेक्शन है ये हम पढ़ेंगे जब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से वहां पर एक्ट करता है। ठीक, तो अब अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों कि इन सारे पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? वो है कि ये जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और उस जर्म सेल का नाम क्या है? उस जर्म सेल का नाम है स्पर्म। ये स्पर्म को डिलीवर भी करता है। ये तो पहला फंक्शन हो गया कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म को डिलीवर भी करता है। कहां पर? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जैसा कि मैंने बताया था ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डिलीवर करना होता है तो उसके लिए भी यहां पर पेनिस एक्ट करता है। अगर अपन टेस्टिस की बात करें
तो टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम कहां पर लोकेटेड होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा लोअर टेम्परेचर के कारण होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर के जो है दैट इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर द टेस्टिस कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करे। इसीलिए क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी के वो बाहर होता है। अब ये करता क्या है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और सिक्रीट करता है एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, जो कि प्यूबर्टी चेंजेस को रेगुलेट करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कौन कौन से चेंजेस को इनिशिएट करता है या फिर रेगुलेट करता है, ये अपन ने प्यूबर्टी इन बॉयज टॉपिक में पढ़ा था। अब अगर अपन आगे देखें तो जो स्पर्म है ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कहां से आते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि स्पर्म किस पाथ को फॉलो करता है। तो स्पर्म कहां से ट्रैवल करता है? स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस होकर के वास्ट डिफरेंस नाम की एक पाइप से पास होता है। ये जो वास्ट डिफरेंस है ये कैरी करता है स्पर्म को, कहां पे कैरी करके लेके जाता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो पाइप है जहां से बेसिकली जो स्पर्म है वो बाहर आने वाला है। लेकिन क्या इससे सिर्फ स्पर्म बाहर आएगा? नहीं, ये एक कॉमन पैसेज है। किसके किसके लिए? स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। अगर अपन ग्लैंड सिक्रीशंस की बात करें तो जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, ये पहला ग्लैंड है और ये दूसरा ग्लैंड्स है। तो दो ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये करते क्या है? ये फ्लूइड्स, लिक्विड्स ऐड करते हैं किसमें? स्पर्म में। क्यों लिक्विड्स ऐड करते हैं? पहला पॉइंट है कि फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म को कि वो मूव कर सके, उसके मूवमेंट को वो बढ़ाते हैं। सेकेंड चीज, वो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अलाइव रह सके। अब स्पर्म के अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर अपन स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए आपके पास एक स्पर्म का डायग्राम है। इसमें दो पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है इसको अपन हेड बोलते हैं और ये जो पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं। जो हेड होता है उसके पास वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है जो कि फीमेल बॉडी तक डिलीवर करना है, और ये जो टेल है ये क्या करता है? ये इनेबल करता है मूवमेंट, ताकि जो फीमेल जर्म सेल है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल का नाम क्या था? ओवा। ओवा तक ये स्पर्म मूव होकर के जा सके। इस चीज को कौन करता है? इस चीज को ये टेल करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जिस तरीके से अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, बिल्कुल इसी तरीके से एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं। अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो सबसे पहले एक पार्ट समझ लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक। ये वो पार्ट है जो कि क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ये प्रोड्यूस करने वाला है ओवा, जिसको अपन आम भाषा में एग्स भी बोलेंगे, ठीक। ये कितने हैं? ये दो हैं। दिस इज फर्स्ट ओवरी एंड दिस इज सेकेंड ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पूरी तरह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, ये बाहर नहीं है। अब इस चीज को समझते हैं कि यहां पर से ये जो दो ट्यूब्स जा रही हैं, इन दो ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन दो ट्यूब्स को अपन फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। ओवी ओवरी वाला, ओवरी से निकल रहा है, और डक्ट मतलब पाइप, तो ओवरी से निकलने वाले पाइप को क्या बोलेंगे? ओविडक्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो ट्यूब होता है ये एक पर्टिकुलर टिश्यूज से बना हुआ होता है जो कि सीलिएटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको एग को आगे की तरफ, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो ओवा निकला है उसको आगे की तरफ फेलोपियन ट्यूब में पुश करता है। अब यहां से मान लीजिए एक एग जनरेट हुआ, तो वो एग यहां से पास आउट होते हुए आगे आगे जाता है और वो फेलोपियन ट्यूब में ही रुके रहता है। अब होता क्या है कि ये जो बीच का पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक। तो बच्चा कहाँ रहता है? तो भाई बच्चा पेट में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हो तो पूरा खाना जो है वो बच्चे के ऊपर गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर। अपन आम भाषा में गलत बोलते हैं, बोले बच्चा पेट में है। बच्चा पेट में नहीं है, बच्चा कहाँ होगा? बच्चा होगा यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो यूट्रस, जिसको अपन आम भाषा में गर्भ भी बोलते हैं, वूम्ब भी बोलते हैं, वहां पर बच्चा जो है वो रहेगा। और इसके चारों साइड जो है ये थिक लिनिंग होती है जो कि क्या करती है कि ब्लड सप्लाई देने वाली है बच्चे को। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होगी, ठीक। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो ये वो पार्ट है जहां से यूट्रस शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेजाइना, और ये है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है।
अब होता क्या है कि जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था पेनिस, जब वो इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज के कारण उसमें इरेक्शन हो जाता है, तो वो यहाँ पर वेजाइना में पेनिट्रेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरकोर्स। और वो जो स्पर्म था विथ एडिशनल फ्लूइड्स वो यहाँ डिस्चार्ज किया जाता है। यहां से होते हुए वो अंदर की तरफ जाता है यूट्रस की तरफ, और वो जाकर के यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ओवा और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, और वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं जाइगोट। बाकी अब इस प्रोसेस को अपन एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, अगर अपन ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? वो है ओवरी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एग, और साथ में हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है ओविडक्ट, जिसका एक और नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये करता क्या है? ये एग को कैरी करता है, कहां से कहां? ओवरी से लेकर के यूट्रस तक कैरी करता है। अगर अपन यूट्रस की बात करें तो यूट्रस एक तरीके का इलास्टिक स्ट्रक्चर है। इलास्टिक स्ट्रक्चर मतलब खिंचावदार। पहले बच्चा ने, देखिए, दो सेल्स मिली, एक जाइगोट बना, अब वो बढ़ बढ़ के एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, पूरा बच्चा बनेगा, तो वो पेट जो यूट्रस है वो बड़ा होते जा रहा है। अब जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, एक टाइम के बाद जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो यूट्रस वापस से छोटा हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये किससे बना हुआ होता है? इलास्टिक स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक। जहां पर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है ये वीडियो में अभी आगे समझाऊंगा, ठीक। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें तो वो सर्विक्स है। सर्विक्स क्या करता है? यूट्रस को वेजाइना के थ्रू कनेक्ट करता है। अगर अपन फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट है वेजाइना, जो कि एक पैसेज है, ठीक है, फॉर द स्पर्म एंट्री ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स वो प्रोसेस है जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था पेनिस जो था, वो क्या करेगा कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेन ऑर्गन था पेनिस, वो क्या करेगा? इंटरकोर्स में वेजाइना के अंदर क्या करेगा? वो एंटर होगा और वहां पर वो पूरे के पूरे स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा। अब यहां पर एक 3D व्यू देखते हैं, ठीक है। अगर अपन इस व्यू को देखें तो देखिए ये पूरी फीमेल बॉडी के लिए जो ओपनिंग होगी वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसमें जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम वेजाइना बोलते हैं। यहां पर से ये जो ओपनिंग है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम सर्विक्स बोलेंगे। अब यहां से जो ये वाला पार्ट है ये पूरा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट यूट्रस हो जाएगा। अगर अपन ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब की बात करेंगे तो जो ये ट्यूब है, ठीक है, या फिर जो ये वाली ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। और जो ओवरी है वो यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगर अपन ने अभी जो ये डायग्राम समझा, ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल यही डायग्राम है जो यहाँ पर आपको एज अ मॉडल दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द ओविडक्ट, जहां पर वो इट में, ठीक है, एक तो जरूरी नहीं है कि वो इनकाउंटर करेगा, हो सकता है वो इनकाउंटर करे, हो सकता है वो इनकाउंटर ना करे, बट स्पर्म मूव किधर करेगा? वो ओविडक्ट की तरफ या फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेगा। अब हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में जब वो जाए तो वहां पर उसको क्या मिल सकता है? वहां पर उसको एग मिल सकता है जिसके साथ वो इनकाउंटर कर सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर से ये देखिए ये स्पर्म्स जो हैं ये आ रहे हैं और यहाँ पर एक एग है, इसमें से जो भी एक स्पर्म जा करके इसके साथ मिलेगा वो क्या करेगा? उस एग को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। एक बार फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद उसमें और कितने स्पर्म आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक एग से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अब हम जाइगोट बोलेंगे, क्योंकि अब ये एक गैमेट नहीं है, इसमें दोनों गैमेट्स आ चुके हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और अब हम इसको क्या बोलने वाले हैं? इसको अब हम जाइगोट बोलने वाले हैं। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये क्या होता है? ये जो जाइगोट है ये इम्प्लांट हो जाता है जाकर के यूट्रस में। होता कैसे है? तो ये जो जाइगोट बना अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, और ये जा करके ये जो यूट्रस है इसकी लिनिंग में जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जब ये यूट्रस की लिनिंग में जाकर के चिपकेगा तो ये इस तरीके का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको अगर सामने से देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। तो जो पेट में जो नाभि होती है ये वहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ये प्लाइट जो है, एम्बिकल कॉर्ड जो है। और बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ये पाइप निकलेगी जो कि बच्चे की नाभि में जाकर के जुड़ेगी, ठीक। नाभि बाद में बनेगी, अभी वो छोटा सा एक जाइगोट था जो अब एम्ब्रियो में चेंज होगा, ठीक है। एम्ब्रियो में कैसे चेंज होगा? मल्टीपल सेल डिवीजन होते जाएगा और वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा।
अब ये प्लासेंटा करता क्या है, प्लासेंटा जो है ये फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। कहाँ से आएगा ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, ये मदर के थ्रू आएगा, और मदर और एम्ब्रियो के बीच में वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, या जो उस एम्ब्रियो के वेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, वो प्लासेंटा के थ्रू होगा। यहाँ तक कि जो भी एम्ब्रियो का वेस्ट है वो भी मदर्स ब्लड के थ्रू क्या होगा, वो प्यूरिफाई होते जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जाइगोट आकर के यूट्रस के साथ चिपक जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट हो जाना। किसके थ्रू चिपकता है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू चिपकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। ठीक, तो ये जो बेबी है ये इसको लगभग 9 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, 9 मंथ्स में ये अलग अलग फेजेस में एक सेल रहता है, फिर इसमें सेल डेवलपमेंट होते जाता है, फिर ये फीटस बना लेता है, फिर फाइनली ये पूरा का पूरा बेबी बन जाता है। तो ये जो 9 महीने हैं, इस महीने जो 9 महीने का जो पीरियड है इसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जब ये 9 महीने का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो बेबी जो है वो बर्थ लेता है। ठीक, तो बर्थ जो है दैट अकर्स व्हेन द मसल्स ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द बेबी आउट। अब रिदमिक मूवमेंट है, ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार कॉन्ट्रैक्शन जाएगा, तो होगा क्या, बेबी को जो पेट है वो मतलब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। बाहर से कहाँ से आएगा बच्चा, तो बाहर से मतलब वेजाइना के थ्रू जो है वो बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, पहले सिर बाहर आता है, बाद में पैर बाहर आता है। ठीक, तो ये वूम्ब से, यूट्रस से जो है बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा क्यों, ये रिदमिक मूवमेंट के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है बच्चा वो पुश आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा जो है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के एक्यूमुलेशन से जाइगोट बनाते हुए, एम्ब्रियो बनते हुए, फीटस बनते हुए, फिर वो बच्चा पूरे 9 महीने में जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करके बर्थ लेता है। मान लीजिए एक लड़की है, उसके ओवरी से एग तो रिलीज हुआ, वो फेलोपियन ट्यूब में आया, लेकिन उस एग को कोई भी स्पर्म नहीं मिला, तब क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, उसको या तो स्पर्म मिला नहीं या फिर वो फर्टिलाइज हो नहीं पाया, किसी भी कारण से अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाइफ स्पैन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो लगभग कितना होता है, सिर्फ 1 दिन होता है। मतलब ओवरी से एक एग प्रोड्यूस हुआ, वो एग लगभग कितने दिन जिंदा रहेगा, वो लगभग 1 दिन ही सिर्फ जिंदा रहेगा। ठीक है, लेकिन एक स्पर्म जो है, ठीक है, वो वेजाइना के अंदर कितने दिन या यूट्रस के अंदर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो लगभग वो 3-4 दिन जिंदा रह सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, जिसके कारण उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये जो एग है, ठीक है, ये जो एग जिसको हम ओवा बोल रहे हैं, इसकी लाइफ स्पैन 1 दिन है। अब अगर इस 1 दिन के ड्यूरेशन में अगर इसको स्पर्म मिल गया तब तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो होता क्या है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। यूट्रस ये मान के चलता है कि उसका फर्टिलाइजेशन होने वाला है एग का, और उसको वहां पर क्या है, एक बच्चे को एक्यूमुलेट करना है, तो उसके कारण वो क्या करता है, अपनी जो आउटर लिनिंग है उसको काफी थिक बना लेता है। तो वो जो आउटर लिनिंग है अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो यूट्रस की जो थिक लिनिंग है, ठीक है, वो हर मंथ अपनी लिनिंग को थिक करता है। क्यों करता है, ताकि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है उस थिक लिनिंग की, और ये जो थिक लिनिंग है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, बॉडी क्या करती है, इस लिनिंग को डिस्कार्ड कर देती है, और ये टूट टूट के म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में यहाँ से बाहर आने लगता है। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अगर स्पर्म्स एक्स के साथ नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, तो क्या होता है कि ये जो थिक लिनिंग है, अब इस थिक लिनिंग की नीड नहीं है। ठीक, ये जो थिक लिनिंग है ना, अब इस थिक लिनिंग की नीड नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर ऑफ थिक लिनिंग की जरूरत नहीं है, और वो पूरा का पूरा लेयर यहां से बाहर जाने वाला है। ठीक है, ये जो पीरियड है जिसमें ये थिक लेयर जो है ये बाहर जाने वाला है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यहां पर समझते हैं क्या हुआ, द थिक यूट्राइन लिनिंग, ये जो मोटी सी यूट्राइन लिनिंग बनी थी, क्यों बनी थी, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसके साथ इम्प्लांट हो सके, उसकी अब नीड नहीं है, और वो टूटते जाता है और वो बॉडी को एग्जिट करता है। कैसे एग्जिट करता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, वो उसको एग्जिट करता है। अब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि हर महीने होता है और लगभग 2 से 8 दिन तक लाई करता है। ठीक, तो ये जो 2 से 8 दिन है, इसमें जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तो लड़कियों को एब्डोमिनल पेन हो सकता है,
क्रैम्प्स आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दे नीड स्पेशल केयर ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो आपने अक्सर देखा होगा कि घर पे जो लड़कियां हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है, वो हीट बैग यूज़ करती हुई दिखेंगी, उनको पेन होते रहता है। इस ब्लड फ्लो को बचाने के लिए, ठीक है, या फिर इससे कपड़े गंदे ना हो जाएं या वो कहीं ईजिली मूव कर सकें, उसके लिए वो पैड्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए 2 to 8 डेज है, ठीक है। अगर अपन सिर्फ 5 डेज भी मान के चलें और 12 मंथ्स भी मान के चलें तो 12 5 आर 60, मतलब 2 महीने तो ऐसे ही गया, दुख दर्द पीड़ा में 2 महीने चले गए। मतलब जहाँ पे एक लड़के के पास 10 महीने हैं प्रोडक्टिवली काम करने के लिए, एक लड़की के पास प्रोडक्टिवली काम करने के लिए 10 मंथ्स हो गए, ठीक। ऐसा नहीं है कि हर एक को पेन होता ही है उतना ज़्यादा, बट अगर आप मेजॉरिटी केसेस में देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को जो है मसल क्रैम्प्स, पेन्स, ये सब होता ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं। जब एक ह्यूमन, चाहे वो लड़का हो या एक लड़की हो, जब वो एक प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ये जो चेंजेस आते हैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर दिन होगा, बोले आपके बर्थडे के दिन आप इतने साल के हो गए अब ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज रेडीनेस फॉर सेक्सुअल एक्ट और पेरेंटहुड। मतलब एक लड़की है, मान लो भाई वो लड़की 13 साल की हो गई, तो अब आप ये नहीं मान सकते कि वो माँ बनने के लिए रेडी हो चुकी है, अब उसकी शादी करा दो, बच्चा पैदा करा दो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ या उसकी बात करोगे तो बॉडी चेंजेस होती है, ग्रेजुअल चेंजेस हैं, लेकिन इन चेंजेस का आना ये आपको सिग्निफाई नहीं करता है कि आप रेडी हो चुके हो सेक्सुअल एक्ट के लिए या फिर पेरेंटहुड के लिए, ठीक है। उसके लिए एक सेक्सुअल मैच्योरिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, अगर अपन प्रेशर की बात करें तो अक्सर फ्रेंड्स, फैमिली या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर के लोग सेक्स में इंगल्ज हो जाते हैं या फिर फैमिली प्लानिंग में इंगल्ज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक 24-25 साल का या एक 28 ईयर्स का एक कपल है, ठीक है, और वो दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर हैविंग अ चाइल्ड। वो नहीं चाहते कि अभी उनका बच्चा हो, वो उनको लगता है कि वो अभी इतने मेच्योर नहीं है कि टू हैंडल अ बेबी। तो कई बार सोसाइटी इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज करने लगती है कि बच्चा नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं और इस प्रेशर को हैंडल करना, जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं इनको हैंडल करना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ठीक है, स्ट्रेस को हैंडल करना, बढ़ती एज के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हैंडल करना, या फिर बहुत जल्दी एज में अगर कुछ हो जाए तो उसको हैंडल करना, इन सारी चीज़ों को अपने को बहुत ध्यान रखना होता है। अगर अपन हेल्थ रिस्क्स और डिसीजेस की बात करें, ठीक है, तो कुछ ऐसी डिसीजेस भी होती हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू होती हैं, ठीक है। उसमें एक वायरस होता है जिसको अपन बोलते हैं HIV वायरस। इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन, ह्यूमंस तो हम समझते ही हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून की डेफिशिएंसी। तो एक ऐसा वायरस जो ह्यूमंस में इम्यून की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, ऐसे वायरस को हम क्या बोल सकते हैं? HIV वायरस बोल सकते हैं। एक तरीके का वायरस है जो कि क्या करता है, एक शरीर के इम्यून सिस्टम को पूरा ठप कर देता है। तो उसके कारण होगा क्या कि अगर आपको कोई और बीमारी होगी तो आपका जो बॉडी है वो उस और बीमारी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली डेथ कॉज कर सकता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं एड्स, जो कि HIV वायरस के थ्रू होती है। वैसे ही जो एक साइफिलिस है, इसकी ये भी एक वायरस है जिसके कारण एक बीमारी होती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एड्स है और आप उसको टच करोगे तो आपको भी एड्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के कारण या फिर बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होने के कारण, ब्लड का एक्सचेंज होने के कारण HIV फैल सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन प्रिवेंशन देखेंगे तो इसका प्रिवेंशन क्या है, तो कॉन्डम्स जो हैं उनका यूज़ करना जो है वो क्या करता है, इस तरीके की डिसीज़ को फैलने से बचाता है। हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो हैं उससे ये डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो रेजर्स जो हैं वो इंडिविजुअल चीज़ें हैं यार, एक प्राइवेट चीज़ है। रेजर्स शेयर नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? मान लीजिए एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके रेजर से अगर आपकी शेविंग कर दी जाए विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन तो हो सकता है कि वो बीमारी आपके तक भी फैल जाएगी। तो इसीलिए यूजुअली हम एक बहुत गलती करते हैं कि जब हम सैलून्स वगैरह में जाते हैं तो हम रेजर्स को प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करवाते हैं। वो लोग भी हड़बड़ी में विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन रेजर से ब्लेड को चेंज करते जाते हैं और सबकी शेविंग करते जाते हैं। तो शेवर्स हैं, ट्रिमर्स हैं,
ये सब प्राइवेट चीज़ें हैं। मतलब इमेजिन करो कि आप अपना टूथब्रश शेयर कर रहे हो या फ्रेंड्स के बीच में अंडरगारमेंट्स शेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता ना, क्यों, ये सारी प्राइवेट चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से जो ब्लेड्स हैं, जो रेज़र्स हैं, ट्रिमर्स हैं, ये सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, ठीक है? इन चीज़ों को आपको अलग रखना होता है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ रिस्क्स और डिसीज़ेज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसीज़ेज़ से बचाती हैं, तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। लास्ट टॉपिक अगर अपन देखें तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स कौन-कौन से हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स कौन-कौन से हो सकते हैं। अगर एक कपल है जिसको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसको बच्चा ना हो? तो उसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ कंट्रोल मेथड्स बोलेंगे। तो उसके लिए वो सबसे पहली चीज़ जो कर सकता है वो है मैकेनिकल बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो हैं वो मेल कॉन्डम्स भी आते हैं एंड फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। ये क्या होता है, जैसे ये एक तरीके की कवरिंग होती है, जिससे क्या होगा, स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज होगा लेकिन वो फर्दरी बाहर नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाएगा तो वो यूट्रस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं और एग का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे बर्थ भी नहीं होगा बच्चे का। तो इस तरीके की जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हार्मोनल पिल्स होती हैं, ठीक है? तो पिल्स बेसिकली गोलियां होती हैं। ये क्या करती हैं? ये प्रिवेंट करती हैं एग को रिलीज होने से, बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए जल्दी से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर अपन नेक्स्ट देखें तो कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर टी है, ठीक है, लूप है। ये सब क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है? जैसे कि ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉपर टी, क्योंकि ये टी शेप का आपको दिखाई दे रहा है। इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये एक सर्जिकल मेथड, मतलब डॉक्टर्स इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हैं कॉपर टी को। तो आप गायनिक्स के साथ जा करके, मतलब एक मैच्योर वुमेन जो है जिसको अब और बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए 2 साल 3 साल के लिए जो है वो उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो वो कॉपर टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर अपन देखें तो कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं जिससे अपन परमानेंट बर्थ कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है? सर्जिकल मेथड्स में क्या हो सकता है, तो हम इस तरीके की चेंजेस लेके आ सकते हैं कि जो ओविडक्ट है उस पे अपन सर्जिकल मेथड से उसको बंद कर सकते हैं, ताकि जो एग है वो कभी वहाँ से बाहर ही ना आए। तो अगर वो वहाँ से बाहर ही नहीं आएगा तो ज़ायगोट बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो वन टाइम मेथड हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि एक ड्यूरेशन 2 साल 3 साल तक एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो परमानेंट मेथड्स हैं, जो कि सर्जिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे मेथड्स हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, इनको अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि फ्लावर के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करते हैं और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल में बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।